जब जम्मू कश्मीर के पास धारा 370 35A के तहत विशेष अधिकार हुआ करते थे, तब किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सत्ता चलती थी वो सबने देखी। 370 हटा, 35A हटा और आज कश्मीर एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है और विकास की धारा पर वो चल भी रहा है। अब ऐसा ही एक राज्य तमिलनाडु निकलकर सामने आया, जहां 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। मतलब उन्हें आजादी चाहिए, उन्हें जो केंद्र सरकार से शक्तियां एक राज्य को मिलती हैं उससे ज्यादा और शक्तियां चाहिए। टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, पूरा मामला क्या है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं और संविधान को लगभग 15 साल से यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो आज उन्हीं से समझेंगे संविधान क्या कहता है राज्यों की शक्तियों के बारे में, केंद्र की शक्तियों के बारे में, और जिस तरीके का प्रस्ताव इन्होंने पास किया है, पारित किया है, उसके मायने क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक। सर मैं चाहूंगा कि आप बड़ी आसान भाषा में क्या कुछ जो इन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, क्या मायने हैं उसके। देखिए, एक तो बात क्या है कि अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु जो स्वायत्तता की बात करता है वो केवल पहली बार आज ही नहीं कर रहा है। इससे पहले भी कई बार वो ये बात कर चुका है। अगर मैं देखूं तो 3-4 राज्य ऐसे आपके हैं जिन्होंने अक्सर इस तरह के मुद्दों को उठाया, जिसमें आपका तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य मेनली रहे जो अक्सर मुद्दों को उठाते रहे। अगर हम देखें तमिलनाडु के बारे में बात करें तो 1969 में एक राजमन्नार कमीशन बनाया गया था और राजमन्नार कमीशन बनाया इसलिए गया था कि स्वायत्तता ज्यादा से ज्यादा राज्यों को दी जाए। अब ये जो स्वायत्तता का मतलब क्या है, अभी जैसे हमने आजादी शब्द यूज किया उससे मतलब नहीं है। देखिए, एक तो शब्द होता है टेक्निकल शब्द संप्रभुता और एक शब्द होता है स्वायत्तता। संप्रभुता तो देश के पास, राज्य के पास, यानी कि केंद्र के पास, देश के पास होती है, जैसे आपका पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका, सब। स्वायत्तता की जब बात होती है तो हमारे यहाँ पर क्या है कि संविधान में एक 7वीं अनुसूची है और उसके अंदर शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, जिसको हम केंद्र सूची और राज्य सूची कहते हैं। तो केंद्र सूची के जो विषय हैं, जो सबसे ज्यादा विषय, लगभग 100 विषय हैं, उन सारे विषयों में से 3-4 विषय छोड़ दीजिए। यानी कि आप देखिए 100 में से 3-4 विषय केंद्र के पास छोड़ दो, बाकी सारे विषय आप लगभग जो 60 विषय आपका राज्य सूची में है वहां पे आप ट्रांसफर कर दो, यानी कि तकरीबन वो 160 कर दो और सेंटर के पास केवल 3-4 विषय। 3-4 विषय क्या? एक तो आपका वैदेशिक संबंध, रक्षा और तीसरा कम्युनिकेशन। और एक बार कई बार पश्चिम बंगाल ने कहा था कि करेंसी भी छोड़ दो सेंटर के पास, बाकी सारे अधिकार राज्यों को दे दो। दैट इज द मीन ऑफ स्वायत्तता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जम्मू कश्मीर में 370 थी। 370 भी स्वायत्तता थी कि हमारे मामलों में हम अपने आप तय करेंगे कि आरटीआई यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा, यहाँ पर भारत सरकार के आईएएस अधिकारी आएंगे या नहीं आएंगे, यहाँ के हमारे कानून अलग हो, पूरे देश का कानून अलग है तो कश्मीर का कानून अलग होता था, अब नहीं है, पहले होता था। तो ये ऑटोनॉमी, इसको ऑटोनॉमी से कहा जाता है। और ये क्यों मैंने कहा ना, जैसे आपका तमिलनाडु का पहली बार नहीं हुआ है, तमिलनाडु ने पहले 1969 में राजमन्नार कमीशन बनाया था, वो इसी के लिए। उसके बाद भी हम देखें, अगर आप उसके बाद भी अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपका आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1973 में पंजाब के द्वारा पास किया गया था, 1977 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया था। तो ये अक्सर मांग उठती रही है। अब इन्होंने क्या कहा है प्रेजेंट में, इन्होंने कहा कि हम जो केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रहा, इससे हमारा राज्य सरकार का क्या होता है, राज्य का विकास अवरुद्ध होता है। और इसके लिए हम एक कमेटी बना रही है। वो कमेटी जो है 2026 में अपनी पहली रिपोर्ट देगी और 2028 तक अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट में, उस समिति में कौन कौन होंगे? एक तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों का नाम दिया, एक तो आपके आईएएस अधिकारी अशोक वरदान सेठी, साथ में आपका नागराजन, ये आपके मेंबर होंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ, इसके आपके क्या होंगे, मेंबर होंगे, जो पूरे 3 साल तक बैठ के क्या करेंगे, तय करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
तो मैं तो कह रहा था कि ये तो तय करने की जरूरत ही नहीं, आपको तो राजमंदान रिपोर्ट उठा लीजिए दोबारा से, 1969 की थी, वही बात आप बोल लीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये अब हो रही है यहाँ पर राजनीति शुरू। हम्म गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हम्म कि भाई आप बिल को रोक नहीं सकते, 10 के 10 बिल सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ पास करवा दिए। हम्म और अभी जो आप विजुअल चला रहे हैं, वो विजुअल क्या दिखा रहे हैं हमें? हमें ये दिखा रहे हैं कि जो एंटी गठबंधन के नेता हैं, वो सारे के सारे, चाहे वो सीएम हो और चाहे नेता हो, वो सब आपको वहां सामने देखने को मिल रहे हैं। हम्म यानी कि कैसे भी हो कि तमिलनाडु जो है वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, और चुनाव को फोकस कर। और देखिए पूरा जो फोकस है, अब देखो उसमें ये बात इन्होंने, जब ये कल भाषण दे रहे थे अम्बेडकर जयंती पे, तो उन्होंने ये तो कहा ही कहा, साथ में ये भी कहा कि भाषा के आधार पर जो हमारे ऊपर लैंग्वेज थोपने का प्रयास हो रहा है, हिंदी भाषा, जबकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं हिंदी भाषा का। जो तो थ्री ट्राई लैंग्वेज लैंग्वेज पॉलिसी है। नहीं, सेंटर की पॉलिसी, लेकिन उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर हिंदी भाषा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अनिवार्यता नहीं है। हाँ, कोई भी 3 लैंग्वेज छाट लीजिए, ये दिया गया था, लेकिन जानबूझ के पॉलिटिक्स साधने के लिए उसको हिंदी से जोड़ा जा रहा है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि व्यक्तिगत 2-3 लैंग्वेज जो सीखता है, 2-4 लैंग्वेज, तो उसका सोचने समझने का, लोगों से मिलने जुलने का तरीका बदलता है, नजरिया बदलता है, बहुत सारी चीजें। इससे तो खुद तमिलनाडु की जनता को नुकसान है। चलिए, कुल मिला के अब इस तरह की बातें करके वो पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं अच्छा है। सर, ऐसा संभव है होना? नहीं, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा संविधान ही अलाउड नहीं करता है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं मतलब? हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए 4 तरह की वहां पे बातें की गई, शक्ति बांटी गई है। एक केंद्र सरकार के पास, एक राज्य सरकार के पास, एक समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट शक्तियां। केंद्र सूची पे पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन ऐसा विषय हो जिसपे केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए हो, और केंद्र के कानून को राज्य काट रहा हो, तो राज्य का कानून खत्म हो जाएगा, केंद्र का लागू रहेगा। ठीक है। और फिर अवशिष्ट शक्तियां, वो भी आपका केंद्र सरकार को दी गई है संविधान से, कि ये पूरी की पूरी जो आपकी इमरजेंसी पावर एक तरह से होती हैं, वो आपका सेंटर के पास रहेंगी। और इंटरेस्टिंग बात, संविधान ये भी कहता है, आर्टिकल 249, कि राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बना सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के विषय पर कहीं भी नहीं लिखा कि राज्य कानून बना सके। संविधान का आर्टिकल 249 है जो ये कहता है केंद्र सरकार को अगर चाहेगी तो वो क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। बताइए। लेकिन संविधान का एक आर्टिकल ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार के कानून पर राज्य सरकार कानून बना सके। तो ये जो विषय है, ये एक राजनीतिक विषय है, पॉलिटिकलाइजेशन इसका हो रहा है, पॉलिटिक्स की जा रही है, चुनाव में लाभ हो, एक इमोशन साधने का प्रयास है, और हर पार्टी करते, तमिलनाडु पहले से करता आया हिंदी लैंग्वेज को लेकर टारगेट करना 1969 से। मुझे अच्छे से याद है 1960 में, तो उस समय नहीं था, लेकिन जब हमने बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक नारा प्रचलित है, तो तमिलनाडु में नारा चलता था, 70 से चल रहा है, ये तमिलनाडु तमिल वालों के लिए और हिंदुस्तान हिंदी वालों के लिए, ये नारा वहां पर था। पुराना नारा, 70s का नारा। तो ये व्यवस्था है। तो इसे, जैसे कि चुनाव है, तो इसे पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं बस? हाँ, पॉलिटिकल स्टंट है, कमेटी बन भी जाएगी। अब देखिए, चुनाव है, क्या ये 2028 तक रहने वाले हैं, ये 2026 तक रहने वाले हैं? तो अच्छा सर, ऐसी जो आवाजें उठती हैं, मुझे एक चीज बहुत मतलब वो कर रही है, परेशान कर रही है। आपने कहा कि पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु अक्सर ऐसी मांगे करते आए हैं, तो क्या अब जब इतने लंबे वक्त से मांगे करते आए हैं, क्या भविष्य के लिए खतरा दिखाई पड़ता है आपको? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या ना, ज्वालामुखी धीरे धीरे नीचे नीचे पनपता रहता, लेकिन जब फटता है तो नुकसान करता है ना सर? नहीं, देखो होता क्या है ना कि ये इश्यूज जो चलते रहे हैं, यहाँ पे हमेशा एक एंटी सेंटर गवर्नमेंट बैठती रही है। हाँ। और देखिए, जब तक हमारा केंद्र मजबूत है, संवैधानिक रूप से भी और हर तरीके से, तब तक तो किसी तरह के ऊपर टेंशन नहीं है। मुझे एक बात किस्सा याद आ गया। अमेरिका में क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट है अमेरिका के, जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, तो उन सबने अमेरिका के अगेंस्ट बगावत कर दी कि हम आजाद होंगे, और उन्होंने आपको आजाद घोषित कर दिया, जो अमेरिका के सदर्न स्टेट्स हैं।
अब्राहम लिंकन, जिनको लोकतंत्र का बहुत बड़ा नेता माना जाता है कि लोकतंत्र था तो अब्राहम लिंकन के टाइम में था, उन्होंने फोर्स भेजी और जितने सदर्न स्टेट से सबको मार मार के ना उनको सीधा कर दिया, और आज कोई डिमांड वहां पे नहीं है। जम्मू कश्मीर, चलो आपको लगता है भारत में भी होगा ऐसा? नहीं, ये तो आप आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा, आपने बड़ी बात कही। आप याद कीजिए 2015-16 जम्मू कश्मीर में क्या स्टोन पेल्टिंग चल रही थी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, सीधे कर दिए ना सारे मार मार के। बिल्कुल। तो वही वाली बात है जो आज योगी जी कह भी रहे थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं ऐसा नहीं कहा, मतलब मैंने योगी जी का बयान बताया सर। नहीं, योगी जी कह रहे चीजों को समझाना पड़ता है, तो कई बार होता है ऐसा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और पंजाब है, यहाँ से कभी उस तरह की आवाज नहीं हुई जिससे कि उनको कश्मीर कारगर तो है सर योगी वाली स्टाइल, कारगर भी है, कामयाब भी है। चलिए खैर इस विषय पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना टेक्निकल विषय को आपने हमें समझाने की कोशिश की और हमने भी समझने की कोशिश की। उम्मीद है दर्शकों को भी समझ आया होगा। तो तमिलनाडु में चुनाव 2026 में और पॉलिटिकल स्टंट, वो हिंदी भाषा को लेकर हो या फिर अब स्वायत्तता की मांग करना, वो सब पॉलिटिकल स्टंट हैं। ऐसा करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, पूरे तौर से वो नहीं होगा। आप लोगों को तमिलनाडु सरकार का ये कदम कैसा लगा, आपकी उस पर क्या राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।